नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है फसल विविधता और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनील चौहान जी, जो कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमीरपुर में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो फसल विविधीकरण है, ये परियोजना जो है वो नई परियोजना है, तो ये परियोजना है क्या सर? फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 से 2029 तक के कार्यकाल के बीच में जो है वो कार्यान्वित की जानी है। और ये द्विपक्षीय एक सहायता जो रहती है दो देशों के बीच में, तो भारत और जापान सरकार के बीच में जो सहायता है उसके तहत ये कार्यान्वित की जा रही है। जी। तो सर, हमने जो है वो जायका के बारे में बहुत सुना है कि जायका प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ये फसल विविधीकरण की जो परियोजना है वो शामिल हो रही है या हो गई है। तो ये जो जायका है सर, वो क्या है? जायका एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था है जो जापान सरकार का एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो लगभग 150 विकासशील देशों के अंदर जो है वो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए और सुदृढ़ता के लिए सहायता प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के मदों से सहायता प्रदान करती है। हमारे प्रदेश के अंदर इन्होंने एक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो हमें 2 बार दिया, 5-5 वर्ष का, और ये दूसरी बार जो है वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस हम कहते हैं, ODA लोन। तो काफ़ी सब्सिडाइज्ड जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके ऊपर ये हमारे को जो है लोन प्रोवाइड करवा रही है। तो जायका इसको वैसे कहते हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो हिमाचल में 2 तरह के जायका के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक जायका एग्रीकल्चर सेक्टर में चल रहा है और एक जायका फॉरेस्ट्री सेक्टर में चल रहा है। जी सर। सर, अगर हम फसल जो ये जो विविधीकरण प्रोत्साहन की जो परियोजना है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो फंडिंग अरेंजमेंट है तो वो किस तरह से रहते हैं सर इसमें? जो इस परियोजना द्विपक्षीय जो एक सहयोग है उसके अंतर्गत हमारे प्रदेश के लिए जो जायका है उसने 1010 करोड़ के आसपास का जो है वो एक जो प्रोजेक्ट का प्रारूप है वो अप्रूव किया है। भारत सरकार के जो DE है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके रिकमेंडेशन के बाद ही जापान सरकार के जायका ने ये दिया है। इसमें 1010 करोड़ के अंदर जो है वो 80 और 20% की भागीदारी है प्रदेश सरकार की और जापान की जायका की। तो लगभग 807 करोड़ का जो है वो लोन है और 203 करोड़ के आसपास जो है वो प्रदेश सरकार वहन कर रही है इसका खर्चा, और रीपेमेंट जो है वो भारत सरकार इसका करती है, क्योंकि प्रदेश सरकार को रीपेमेंट का कोई इसका बोझ नहीं रहता है। और वो 20% वहन करने के उपरांत जो है वो इस लोन का रीपेमेंट जो है वो 30 से 40 वर्ष के पीरियड में जो है वो वापस करना पड़ता है। तो भारत सरकार का इसमें जो है वो रीपेमेंट का रोल रहता है। जी सर। सर, हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना के अंतर्गत जो है वो किस तरह से जो है वो कार्यान्वित किए जा रहे हैं? कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो किए जा रहे हैं सर? हिमाचल में जो हमारी ये फसल विविधीकरण की प्रोत्साहन की जो परियोजना है जिसको हम जायका एग्रीकल्चर कहते हैं, वो मूलतः 12 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। और उसमें लगभग हम 306 जो गांव हैं जिनको हम सब प्रोजेक्ट्स कहते हैं उस पे काम कर रहे हैं। और इसमें लगभग हम 8000 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसमें सिंचाई सुविधाओं का सृजन करना और किसानों का जो है वो फसल विविधीकरण के प्रति जो उनका जो सुदृढ़ीकरण करना उस पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर इसका जो मुख्य कार्यालय है, राज्य जो कार्यालय जिसको स्टेट हेडक्वार्टर्स कहते हैं, वो हमीरपुर में स्थित है। और 4 हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं जो अलग अलग ज़िलों को देखते हैं, जैसे कि हमारा मंडी में एक कार्यालय है, कांगड़ा, हमीरपुर और एक सोलन में। तो इनके तहत जो है वो अलग अलग जो एग्जीक्यूशन हमारी यूनिट्स हैं जिनको हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स कहते हैं, वो 14 हमने स्थापित करी हैं। तो इन
एग्जीक्यूटिंग जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो कार्यरत हमारे जो स्टाफ है उसके माध्यम से हम किसान इन 306 गांव तक पहुँच रहे हैं और इसका कार्यान्वयन जो है वो किसानों के सहयोग से करने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर, हिमाचल प्रदेश की हम मेन बात कर रहे हैं क्योंकि जायका प्रोजेक्ट जो है वो अभी मेन जो है वो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। हिमाचल वैसे तो फॉरेस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। जी। तो सर हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है? एक्चुअली जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे जो ज़मीन है और पानी है और यहाँ का जो एग्रो क्लाइमेट है वो इतना अच्छा है कि आप अच्छा फसल उत्पादन करके से स्वस्थ जो फसलें हैं या फूड जिसको हम कह सकते हैं हेल्दी फूड, वो हम बाहर को भी भेज सकते हैं प्रदेश के बाहर। और ये हमारे जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है, यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एक अच्छे तरीके से हम किसान को जो यूथ है जो खेती में अपने आप को एंगेज करके अपनी आय अर्जन करने के लिए ऑप्शन देख सकता है, उनको एक हम पॉजिटिव वे में एंगेज करना चाहते हैं इस परियोजना के तहत। और प्रदेश को इसका फ़ायदा ये रहेगा कि फूड सप्लाई चेन के अक्रॉस जो है वो अलग अलग स्थानों पे जो अलग अलग कार्यों के लिए आवश्यकता रहती है उसमें यूथ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जी, तो सर आप यूथ को किस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं सर? क्योंकि जैसे हमारा जो यूथ है मैक्सिमम, जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ क्या चाहता है, हमारा यूथ चाहता है वाइट कॉलर जॉब्स। जी। तो किस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे यूथ को कि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस फील्ड में भी आप अपने लाइवलीहुड को एक अच्छी तरह से अर्न कर सकते हैं? जी। एक्चुअली हम चाहते हैं, मतलब परियोजना का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है या यूथ है जो एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं उनको एंगेज किया जाए फसल उत्पादन में, ना केवल फसल उत्पादन में लेकिन उससे जुड़े अन्य कार्यों में भी, जैसे क्या कहते हैं उसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। तो इन सबको हम एक अच्छी दशा देने के लिए जो है वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, अच्छी सिंचाई सुविधा का सृजन कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्निक्स जो जैसे माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स हैं, पॉली हाउस कल्टीवेशन है, हाइड्रोपोनिक्स का है, या स्पेशली फार्म मैकेनाइजेशन का। नॉर्मली यूथ देखता है कि हाँ एक मॉडर्न सिस्टम, जैसे हाथ में मोबाइल पकड़ के जो है वो उनको अच्छा लगता है, तो उसी तरह अगर मॉडर्न मशीनरी को हम और मॉडर्न सिस्टम को इन प्लेस करते हैं तो यूथ शायद अट्रैक्ट हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमको कैसे बढ़ानी है, कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, और ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये सब चीज़ों का जो है वो वहाँ पे निहित कर रखी है, और हम भी उन्हीं के ऊपर जो आगे बढ़ के यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाएँ, हमारा ये प्रयास रहेगा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। सर सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है या जो सबसे मेन बात है हिमाचल प्रदेश की वो है मार्केटिंग, क्योंकि आउटपुट आपका प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन आउटपुट जो है वो आपका मार्केट में बिकेगा जाके। तो आपने मार्केटिंग के लिए जो है वो इस प्रोजेक्ट में क्या प्रावधान है सर? एक्चुअली आपको मैं बताऊं, हमारा जो 2021 से 29 का जो एक परियोजना का जो फेज़ है वो द्वितीय चरण इसको हम कहेंगे। प्रथम चरण हमने 2011 से 2021 तक जो है वो कार्यान्वित किया, और सिर्फ 5 जिलों में पायलट टेस्टिंग एक तरह से हमने करी। और उसमें भी हालांकि 210 गाँव में हमने काम किया, लगभग 4,500 हेक्टेयर के आसपास जो है वो सिंचाई की सुविधा सृजन करने पे काम किया। उसी दौरान ये चीज़ जो देखी गई कि सिर्फ फसल को पैदा कर लेना अच्छी तकनीक से, अच्छी सिंचाई से काफ़ी नहीं है किसान के लिए, उसकी वैल्यू रियलाइजेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़ आप कह सकते हैं कि जैसे वेजिटेबल्स है फलों की तरह, तो ये एकदम से इनको वेस्ट होने के ज़्यादा स्कोप इसमें रहता है। तो परियोजना का जो मार्केटिंग वाला दृष्टिकोण आया जो सेकंड फेज़ में, वो इसी चीज़ को देखते आया कि पैदावार को किस तरीके से आप प्रिजर्व करें, उसको वैल्यू ऐड करें, उसमें मतलब अलग अलग तरह की जो है वैल्यू
चेन उसकी डेवलप करें और उसको मार्केट तक पहुंचाएं बिना उसके लॉसेस के। तो ये एक चैलेंज हमारे को नज़र आया एक तरफ को। दूसरी तरफ को हमें नज़र आया कि हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो छोटी और स्कैटर्ड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग है हमारे यहाँ पे रहती है। तो किसान को नॉर्मली हमने देखा कि मार्केटिंग की दिक्कत आती है अगर उसका जो उत्पाद है वो स्थानीय मंडी की जो कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने की अच्छे रेट के ऊपर उससे ज़्यादा आता है। तो जैसे मैं पढ़ रहा था, आंकड़े देख रहा था, तो हमारे यहाँ 20-25 कुंटल से ज़्यादा अगर आलू किसी मंडी में आ जाता है तो वहाँ रेट डाउन होने के हमने जो है वो ट्रेंड्स देखे हैं। रीज़न क्या है कि उसकी खपत करने की जो कैपेसिटी है वो उतनी है। तो आगे क्या है फिर हम जैसे कैसे पैदावार ज़्यादा बढ़ाएं और कैसे ज़्यादा किसानों को एंगेज करें कि वो फसल विविधीकरण से जो है वो आमदनी अर्जित करे, अच्छी अर्जित करे। उसके लिए बाहर की मार्केट तक पहुंचने की जो है वो आवश्यकता है। अब हमारे किसानों को हम इस फेज़ के अंदर जो है वो बिजनेस, एग्री बिजनेस टाइप की एक जो है वो शेप देने के प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने बाकी जगह भी देखा, विदेशों में भी, कि जो कोऑपरेटिव्स जो स्वरूप है किसानों का वो बहुत लाभकारी है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी बाहर देखें तो महाराष्ट्र में बड़े अच्छे कोऑपरेटिव्स के उदाहरण हैं। कोऑपरेटिव्स का नया स्वरूप उसको एफपीओ कहा जा रहा है आजकल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें सरकार ने बड़ा अच्छा प्रावधान किया है कि आप शेयर होल्डर बन के उसके अंदर जितनी मेहनत करेंगे आपका स्टेक बना रहेगा। कोऑपरेटिव्स में इलेक्शंस के ज़रिए चलता था, तो जो इलेक्टेड बॉडी में आते थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हो सकता है महसूस करते हों, लेकिन एफपीओ में एक अच्छा स्वरूप दिया गया है। तो परियोजना इस प्रयास को आरंभ करने जा रही है कि साथ साथ हम जो है वो किसानों को मार्केट में पहुंचाने के लिए संगठित करें और इकट्ठा करके वो बाहर की मार्केट तक प्रोड्यूस पहुंचाएं। लोकल में भी बेचें, वो अपने गांव में भी बेचें, जो सब्जी मंडियां हैं शहरों में वहाँ भी बेचें, उससे ज़्यादा पैदावार करें और बाहर के तक बेचें और विभिन्न स्वरूपों में भेजें। जैसे कि आप देखें कि आलू है तो आलू आता है तो चिप्स के स्वरूप में आता है, वो फिंगर चिप्स के रूप में आ रहा है वो, और कई तरह के उसके और जो है वो चीज़ें, स्टार्च एक्सट्रैक्शन भी उससे होता है। तो हमें भी जो है वो वैल्यू चेन की विविधीकरण भी करना है साथ में, ताकि किसान का उत्पाद उसको पूरा रिटर्न दे और ज़्यादा रिटर्न दे। जी सर, अभी आपने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं एंड साथ में स्कैटर्ड भी हैं। तो ये जो हमारी फसल विविधीकरण की जो परियोजना है, इसके द्वारा जो है वो किस तरह से हमारे किसानों की आय में जो है वो वृद्धि हो सकती है? जी सर? जी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें वही एग्रीगेशन प्रोड्यूस का एग्रीगेशन और उसके बाद प्रिजर्वेशन और उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यू चेन डेवलपमेंट और मार्केटिंग। बेसिकली हमें पहले हम क्या करते थे, जैसे हमारे यहाँ एक शेप अप्रोच चल रखी है, स्मॉल होल्डर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन, वो हम उसको भी यहाँ अडॉप्ट करने जा रहे हैं, हिमाचल के अंदर ट्राई कर रहे हैं। उसका जो मेन स्वरूप है वो ऐसा है कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ग्रो एंड सेल, माने पैदा करो और उसको फिर बेचने को चले जाओ। तो ये छोटी सी बात है। अगर शेप के नज़रिए से देखा जाए तो ये ग्रो टू सेल, माने मार्केट ड्रिवन आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। मार्केट की क्या डिमांड है, किस स्वरूप में वो चाहते हैं, फ्रेश चाहते हैं, प्रोसेस्ड चाहते हैं, या किस और अन्य स्वरूप में चाहते हैं, वो उसको असेस करा जाए और उसके मुताबिक अपनी पैदावार को जो है वो हम डिज़ाइन करें। तो मार्केट लेड क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो हमारा परियोजना का एक टारगेट है, उसके तहत हम काम करने जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको संगठित करने, जैसे मैंने कहा, हम हर गांव के स्तर के ऊपर उनको किसान कृषक विकास एसोसिएशन के रूप में संगठित कर रहे हैं। और उसके बाद हम उनको जो है वो, जो किसान उस फ्लैगशिप क्रॉप में जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, उनको हम एफपीओ के स्वरूप में ले आएंगे। और वो किसानों को इतना हम कैपेसिटी बिल्ड करने का प्रयास करेंगे कि वो स्वयं ही
मार्केट को आगे देखते हुए अपनी पैदावार को सुनिश्चित करें और उसके में क्वालिटी के ऊपर काम करें, क्वांटिटीज़ के ऊपर काम करें, प्रिजर्वेशन पे काम करें। बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी हैं इस तरह के सपोर्ट के लिए और हम भी उसमें मिलजुल के काम आगे करेंगे और किसान को सहयोग करेंगे। जी सर डेफिनेटली इससे तो फिर किसान की जो मतलब आय में है वो तो वृद्धि होगी लेकिन उसकी अपलिफ्टमेंट भी होगी सर। जी सर। सर हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं सर? बेसिकली जैसे बातचीत में ही हमने चर्चा करी, हमारे यहाँ पे सबसे पहला उद्देश्य तो है कि जो पैदावार फसलों की है, जो हमारे टारगेटेड एरिया जैसे मैंने कहा 8000 हेक्टेयर पे हम लोग लगभग 8000 हेक्टेयर पे काम कर रहे हैं, तो हम किसानों को ऐसे सुदृढ़ीकरण देना चाहते हैं कि वो पैदावार बढ़ाएं। जैसे नॉर्मली लगभग हमारे यहाँ 18 से 20 कुंटल की सीरियल्स की पैदावार आती है, मक्की या गेहूँ की, जिसको हम 28 से 30 कुंटल तक पहुँचाने का इसमें टारगेट रखे हैं। उसी तरह जो हमारे टारगेट एरिया है वहाँ अगर आप सब्जियों की बात करें तो एवरेज लगभग 90 कुंटल के आसपास एक हेक्टेयर से पैदावार है, जो हमारा मतलब 250 से 300 कुंटल तक हम उसको पहुंचा सकते हैं, कुछ फसलों में तो उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम पैदावार बढ़ाएंगे और उससे जो है वो किसान का लाभ होगा। दूसरा हमारा इसमें जो है कि हम कुछ फसल विविधीकरण के लिए ऐसी फसलों का चयन करें जो सस्टेनेबिलिटी की तरह जो है वो स्थापित हो जाए। जैसे टमाटो है या भिंडी है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मार्केट ओरिएंटेड कुछ सस्टेनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हमारा टारगेट है कि किसान बार बार फसल को क्यों उगाता है कि उसको अगर उससे लाभ होता है, उसको पैदा करने में माहिरता हासिल हो जाती है और उसमें उसको पैदा करके उसको लाभ मिलता है तो उसको सस्टेन करेगा किसान। तो दूसरा हमारा उद्देश्य ये रहता है। तीसरा हमारा जो इन दोनों को देखते हम फार्मर इनकम को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, इरिगेशन जिसमें हमें उपलब्ध करवानी है, फार्म रोड्स पे काम कर रहे हैं, फार्म मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, साथ में उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे कि फसल को कैसे उगाया जाए अच्छे तरीके से, कम खर्चे से कैसे फसल को पैदा किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपकी चिंता है कि जी मार्केट कैसे होती है, कैसे करेंगे मार्केट, तो एक हम मार्केटिंग की डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर भी काम करेंगे एफपीओ के शेप में, यानी कि फार्मर्स की एक सेल्स फोर्स जो है उसको कैपेसिटेट करने के लिए कार्य किया जाएगा। तो ये उद्देश्य हमारे बेसिकली हैं जिनके ऊपर हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। सर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हम इसमें वैसे सब्जियां लेंगे, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि भिंडी का, तो सर क्या होता है कि हमारी जो भिंडी होती है वो बीच में सड़ जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए जो है वो किस तरह से जो है वो आप जो किसानों को हैं वो जागरूक करेंगे? क्या उनमें सर कोई स्किल डेवलपमेंट या ऐसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे किसानों के लिए है कि ताकि वो अपने सब्जियों को जो है वो अच्छी तरह से उगा सकें और उनके रेट्स जो हैं वो उनको अच्छे मिलें सर मार्केट में? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम मार्केट ओरिएंटेड अगर प्रोडक्शन करते हैं तो लोकल जो स्थानीय स्तर के ऊपर इसका विक्रय है, बाजारीकरण है, तो उसमें तो फ्रेश आप पैदा करें, नज़दीक का आपने जाके बेचनी है, उतनी क्वांटिटीज़ बिक जाती हैं। लेकिन जहाँ तक बड़े स्तर के ऊपर कार्य करने की बात है तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ इस बाबत जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। हमारे यहाँ से भारत से जो भिंडी है वो विदेशों में भी जा रही है और बिल्कुल वो ऐसे फ्रेश तो नहीं जा रही है खुली क्रेट में। उसके लिए कोल्ड चेन की बात करते हैं, कोल्ड चेन आजकल तो फ्रोज़न शेप में जो है वो भिंडी, हमारे यहाँ भी मटर बाकी चीज़ें फ्रोज़न शेप में आ रही हैं। तो नई टेक्नोलॉजी जैसे एक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग जो है IQF जिसको कहते हैं वो आ रखी है। उसमें आप उसको हर एक भिंडी को अलग तरीके से जो है वो फ्रोज़न शेप में ले जाते हैं और उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मेंटेन हो जाती है। काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में हो रही हैं और किसी स्तर के ऊपर अगर इतनी पैदावार होती है या हमारी FPOs इस काबिल होती हैं तो कई प्रकार की सहायता
प्रदेश और देश की सरकार और हमारी परियोजना करती है, तो मिलजुल के इसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक जो है वो यहाँ भी लाई जा सकती है कि उसको किसान की भिंडी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार पे जो है बिना वेस्टेज के पहुँचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको मिले। जी सर। सर ये जो फसल विविधीकरण परियोजना है, इसके अंतर्गत जो है वो सर कौन कौन सी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं? हमारे जो ये मैंने 306 गांव का जिक्र आपको किया और 8000 हेक्टेयर और लगभग 25,000 परिवार हमारे साथ इसमें जो है वो लाभान्वित होने जा रहे हैं। हम 4 मेजर कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं और लगभग इन 4 कंपोनेंट की 17 अलग अलग गतिविधियां हैं और लगभग 71 हमारी उसकी सब एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सब कार्यक्रमों को चला के हम जो है वो किसानों को अलग अलग साइट स्पेसिफिक डिज़ाइन करके सहायता करने जा रहे हैं। 4 मुख्य गतिविधियों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहला रहता है, दूसरा जो हमारा फार्मर सपोर्ट कंपोनेंट है, तीसरा हमारा वैल्यू चेन एंड मार्केट डेवलपमेंट जिस पे हमने अभी बात करी, चौथा हमारा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स के ज़रिए हम किसान को सहायता करने जा रहे हैं। सर अभी आपने जिक्र किया कि हमने 4 जो है वो हमारे डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज रहती हैं इसमें, तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें आप क्या कर रहे हैं सर? किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? जी मैम, जी इसमें एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे 296 ऐसे उप परियोजनाएँ हैं। हम जो एक गांव है उसको हम उप परियोजना कहते हैं। उसमें हम लोग सिंचाई की सुविधा का सृजन करने के ऊपर जो है पहला कार्य हमारा वो रहता है। तो सिंचाई सुविधा सृजन हम 296 में कर रहे हैं। 10 परियोजनाएँ ऐसी हैं, 10 क्लस्टर ऐसे हैं 500 हेक्टेयर के जो दूसरे विभाग की जो इरिगेशन की ऑलरेडी स्कीम है, तो उसमें फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए, सहायता देने के लिए किसानों को वो भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम जो फार्म एक्सेस रोड्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी, क्योंकि कनेक्टिविटी किसान के प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जाने के लिए कनेक्टिविटी एक मेजर इशू रहता है। तो ज़्यादातर जो है वो गांव के आसपास तक तो अच्छी सड़क बन गई है। कई जगह ऐसी भी आवश्यकता रहती है कि जो आपका जो CCA है, कमांड एरिया, वहाँ से उस नज़दीक की सड़क तक जो है वो लिंक देने के लिए उस पर भी हमारा काम है। तो इस तरीके से हम आगे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। सर ये जो फार्मर स्पोर्ट कंपोनेंट है सर, ये क्या है और इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ रहती हैं सर? जी जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा एक कंपोनेंट है और हमारी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी कंपोनेंट के ऊपर जा रही है। तो इस हार्डवेयर हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको संचालन करने के लिए और स्थायी रूप से संचालन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे किसान हैं, वहाँ फसल उत्पादन है, उस फसल से अच्छा लाभ लेना है। तो जो फार्मर सपोर्ट कंपोनेंट है उसके अंदर हमारा पहला उद्देश्य है कि हम जितने ही मैं आपको गांव बता रहा हूँ, उन सब गांव में जो किसान हैं लाभान्वित होने वाले, उनको हम संगठित कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स में, जिसको हम कृषक विकास एसोसिएशन कहते हैं, KV, और इसको हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत करवाते हैं। और इवन हम स्वयं सहायता समूह उसमें बनाने के जो है वो कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम किसान को उनके उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के ऊपर मेन फोकस हमारा रहेगा कि क्या स्किल्स चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे रूप से लंबे से चली रहे। दूसरा हमारा है कि क्योंकि हमारी इस परियोजना का एक खासियत ये भी है कि इसका जो परियोजना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है गांव के अंदर, उसको चलाने के लिए सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M जिसको हम कहते हैं, वो किसान की संस्था ही उसको करती है। तो हम उनको उस स्तर पे भी प्रशिक्षित और उनको सुदृढ़ करने के प्रयास इस फार्मर सपोर्ट कंपोनेंट में करेंगे कि वो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बाद में स्वयं चलाती रहेंगे। जी सर। तो सर इसमें जो रजिस्ट्रेशन की जाती है तो वो किस तरह से यहाँ पे फार्मर्स को रजिस्टर्ड किया जाता है? जी, जैसे कि मैंने बताया, जो विलेजेस हैं जो हमने सेलेक्ट करे हैं वो कुछ एक क्राइटेरिया रहता है उसका, उसके बेसिस पे जो है वो सिलेक्ट हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, गवर्नमेंट जापान से अप्रूव्ड लिस्ट है। उसमें अगर कोई क्राइटेरिया है तो उसमें ये कि जी
गांव के लोग पहले तैयार होने चाहिए, वहाँ पानी का साधन होना चाहिए और वहाँ पे कोई रोड की कनेक्टिविटी नज़दीक जैसे होनी चाहिए, है ना, और कोई पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस तरह का कोई कार्य ना हो हमारे उस डेवलपमेंट से। तो इनको देखते हुए हम विलेज सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद गांव में हमारे लोग जाके गांव वालों से बात करते हैं, जिनकी ज़मीन आ रही है वहाँ पे, कृषि की ज़मीन आ रही है, उनके परिवारों को हम जो है वो आमंत्रित करते हैं। ग्राम स्थानीय पंचायत का सहयोग हम इसके अंदर ले रहे हैं और ये हमारा बेसिक काम है। उसके बाद फार्मर सपोर्ट पे अगला जो हमारा स्टेप रहता है वो वेजिटेबल प्रमोशन का, जैसे हमने कहा फसल विविधीकरण। तो फसल विविधीकरण के लिए हमारे को सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग्स और बाकी चीज़ों को करते हुए हम लोग वेजिटेबल प्रमोशन पे ले जाते हैं। और डॉक्टर सुनील चौहान जी, आज आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से जो है वो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके लिए काम कर रहा है और कैसे वो अपने स्किल्स में भी जो है वो एक निखार ला सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।